इस वक्त यहाँ पूरी जगह पे, इस पूरी ब्लॉक्स में कितने शोधा होंगे? इसमें पूरी में 22,000 से ज्यादा शोधा, हो 22,000 से ज्यादा शोधा के नाम है। और एक एक शहीद का नाम जो पाकिस्तान आर्मी का शहीद है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने उसको ईयर वाइज लिखा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों तरफ आप जो गैलरी देख रहे हैं, ये शोहदा की गैलरी है, और ये 1947 से लेके अभी तक 2024 तक हम हर साल 23 मार्च को इस लिस्ट को अपडेट करते हैं। अगर हम पीछे तमाम जर्नैलों को देखते हैं जो हमारे चीफ रहे हैं, उनमें से अगर हम इनमें वक्त देखें, बाजवा साहब तक मैं आ जाता हूँ, तो हम लोग कौन सा वक्त सबसे बेहतर समझते हैं, यानी टफ टाइम किसको मिला है? सबको मिला, हर एक के अपने टाइम पे अपने चैलेंजेस, और ये बहुत चैलेंजिंग काम, और हर एक अपने टाइम के चैलेंजेस से जबरदस्त माहौल। मुझे कोई आसिम अली साहब की ना, मैं फौजी बात नहीं पूछूंगा, मुझे कोई ऐसी अच्छी बात बताएं कि जो वो आवाम के लिए सोचते भी हो, या आपकी बात भी हो, या अपनी फोर्सेस के लिए सोचते हो, वैसी कौन सी खास बात होगी? बहुत फोकस्ड है उनकी जो अप्रोच है वो, और बहुत क्लियर है, पैशन के साथ उसको परसू करते हैं। आप देख लें जिस तरीके से ऑपरेशन मार्का हक मार्का हक उनके टाइम पे आया, और ऑपरेशन बनियाल महसूस ये उनके टाइम पे हुआ। बहुत बड़ा चैलेंज, किस तरीके से उस ऑपरेशन को किया गया बहादुरी के साथ, और कितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सारे ऑपरेशन को तकमील तक पहुंचाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा जुनून के साथ मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, मोहम्मद आतिफ भट्टी, और मेरे साथ एक बार फिर ब्रिगेडियर उमर साहब मौजूद हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि किस तरीके से आपको बताया था कि जो टैंक्स हमने दुश्मनों से पकड़ी, वो हेलीकॉप्टर्स जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, वो प्लेन जिसमें राशिद महनाज साहब ट्रेनिंग के लिए मौजूद थे, वो सारी चीज़ें आपने देखी। लेकिन इस वक्त जब मैं आर्मी म्यूजियम के अंदर आया हूँ, मतलब आर्मी म्यूजियम वही जो एयरपोर्ट के बिल्कुल अकब में मौजूद है, और वो जगह है कि जो हमारी सकाफत, हमारी हिस्ट्री, हर चीज़ हमें बता रही है इस जगह पर जहां हम लोग मौजूद हैं। अभी ये जो मेरे पीछे आप वॉल देख रहे हैं, ब्रिगेडियर उमर साहब के पीछे आप वॉल देख रहे हैं, मेरे पीछे आप वॉल देख रहे हैं, ये कहने को सिर्फ दीवारें हैं, ये वॉल है, लेकिन इसमें बारीक बारीक उन लोगों का नाम लिखा है जिनका जुनून इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान हो चुका है। उनका वो जुनून था जिन्होंने अपनी माँ की सिर्फ दुआ ली, अपनी बहन की सिर्फ दुआ ली, या अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के हवाले करके अपनी जानों के नजराने इस वतन के लिए पेश किए हैं। ये छोटी बात नहीं है। ये आप जितना कुछ देख रहे हैं, या आप जितने नाम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको बड़े करीब से दिखाता हूँ, और ब्रिगेडियर उमर साहब ही इस पे हमें मजीद एक्सप्लेन करेंगे। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? एक बार फिर सर हम आपको वेलकम करते हैं, बल्कि आप हमें जो वेलकम करते हैं, हम आपको वेलकम करते हैं, क्योंकि आप अपना कीमती वक्त निकालते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर लोगों को ये बताना, ये दिखाना बहुत जरूरी है जहाँ पे हम लोग इसमें मौजूद है। इस वॉल के बारे में आप कुछ बता रहे थे, जब मैं यहाँ पर आया तो लिखा हुआ है कि शोहदा गैलरी। जी आतिफ, ये म्यूजियम थीमेटिक म्यूजियम, राइट सर, इसमें 12 गैलरीज है, बट द वेरी फर्स्ट गैलरी, जो पहली गैलरी है, वो शोहदा गैलरी है। और इसका मकसद ये है कि हम शोहदा को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करें, जिन्होंने अपनी जानें दी, और ये कुर्बानी की आखिरी मिसाल इन्होंने कायम की। बिल्कुल सर, एंड जान से ज्यादा तो कोई चीज, जान से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सर वॉर हुई, हमारे जो जितना मुझे पता है, जितना देखने वालों को पता है, कि 1965 में वॉर हुई, या 48 की वॉर भी कही जाती है जब पाकिस्तान बना। लेकिन मेन वॉर की बात की जब 65 की वॉर हुई, और 71 की वॉर हुई, उसके बाद फिर कारगिल महाज भी रहा, फिर मार्के हक भी रहा। तो फिर उस दो वॉर्स में क्या इतनी ज्यादा शहादतें मौजूद हैं हमारे पास? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने वो लिखा तो हुआ है 1949 लिख दिया है, 56 लिख दिया, 57 लिख दिया। वॉर तो सिर्फ 2 सालों में हुई थी। जी। मैं चाहता हूँ जरा एक्सप्लेन करें ये क्या है सब कुछ। वो तो मेन वॉर्स हैं जो, जिनको हम जनरल वॉर कहते हैं, जो पूरे बॉर्डर जब खुलता है तो वो जंग होती है। बट जो हमारे फोर्सेज है, जो हमारे ट्रूप्स हैं, वो तो हर वक्त जंग की हालत में। ठीक है, आपको पता है हमारा इंडिया के साथ एक हमारा मसला है कश्मीर का, जो शुरू से, तो कश्मीर के महाज पे तो हमारी फौजें हर वक्त एक दूसरे के सामने आई बॉल टू आई बॉल खड़े होते हैं। हमारे ट्रूप्स अभी भी, इस टाइम भी वो जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त भी जो आपके साथ मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, इस वक्त हमारी वॉर चल रही है। हमारी वॉर चल रही है। जो हमारी फोर्सेस कश्मीर में डिप्लॉयड है, जो LOC के ऊपर डिप्लॉयड है, क्योंकि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, राइट सर, वो एक मुतनाज़ा इलाका है जिसपे हमारा क्लेम है, और जिसमें हमारा क्लेम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उसको एक्सेप्ट किया, और उसके ऊपर करारदादे कि ये पाकिस्तान इधर होना चाहिए, वो जो है सोबे राय होना चाहिए। यानी ये डेली बेसिस पे चल रहा है, यानी ये जो जुनून है हमारी फौज का, ये डेली बेसिस पे बॉर्डर पे मौजूद है। सर मैं चाहता हूँ गैलरी से चलें, जरा गैलरी की तरफ आगे हम जरा तफसील से बता दें, ताकि देखने वाले भी देख सकें। जिसमें ये देखा है, लिखा हुआ है 1949 के शोधा, 1950 के शोधा, जिसमें जंग नहीं, जिसमें आप बता रहे हैं हालत जंग है, 51 के शोधा, 52 के शोधा, 53 के शोधा। सर यूं ही तो 65 से लेके भी 64 के शोधा भी हैं सर, ये 63 के भी हैं सर। ये क्या मेन इनमें मेजर, कैप्टन, सिपाही सब मौजूद है? सब है। इसमें 4 स्टार जनरल से लेके, जो हमारी ये शोधा की लिस्ट है, इसमें 4 स्टार जनरल से लेके फुल जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेके नीचे तक तमाम लोगों को मौजूद है।
यानी सर ये 65 की जो वॉर यहाँ पे शुरू हुई है 64 तक की वॉर रहती है। 60 वॉर से लेके ये पीछे जो वॉल है उस्मान पीछे दिखाइएगा, ये जो पीछे जो वॉल है 1947 यहाँ से लेकर यहाँ 64 तक ये तमाम शोहदा हैं, ये सब शोहदा जो 65 से पहले के शोहदा हैं, और उसके बाद 65 यहाँ से शुरू होता है। हाँ जी, ये तमाम 65 के शोहदा के नाम लिखे हैं। मेरे ख्याल से मैं काउंटिंग नहीं कर पाऊंगा ना कर पाऊंगा, लेकिन सर आपके पास फिगर तो मौजूद होगा कि इस वक्त यहाँ पूरी जगह पे इस पूरी ब्लॉक्स में कितने शोहदा होंगे? इसमें पूरी में 22,000 से ज्यादा शोहदा है। 22,000 से ज्यादा शोहदा के नाम है, और एक एक शहीद का नाम जो पाकिस्तान आर्मी का शहीद है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमने उसको ईयर वाइज लिखा है और साल के अंदर फिर उनकी जो सीनियरिटी वाइज रैंक वाइज, अब वो देखें 1971 में सबसे ऊपर मेजर जनरल इफ्तिखार का नाम लिखा, मेजर जनरल इफ्तिखार साहब, ठीक, तो वो सीनियर मोस्ट थे जो इस जंग में शहीद हुए, उनका नाम सबसे ऊपर है, फिर उनके नीचे कर्नल्स हैं, फिर मेजर्स हैं, फिर ये लंबी लाइन है मेजर्स की, कैप्टन्स की, मतलब यहाँ से लेकर ये यहाँ तक मेजर की लाइन है, उसके आगे फिर कैप्टन है सारे, कैप्टन है सारे जी। ये वो हैं कि जिनका जुनून इस वतन पे कुर्बान हुआ है। मैं ये कहता हूँ, लोग ये समझते हैं कि जंग सिर्फ 2 बार हुई है, मतलब सर माजरत के साथ मैं ये कहना चाह रहा था कि लोग ये समझते हैं, आप कहा भी जाता है कि जी फौज तो आराम फरमाती है, जंगें अब कहाँ होती हैं, इन्होंने कहाँ लड़ना है, लेकिन यहाँ गैलरी देख के तो आपने वो सारी सोच बदल के रख दी, सब कुछ ही हर वक्त जंग की हालत में, चाहे वो हमारा मशरकी महाज है, चाहे वो हमारा मगरबी महाज है, हर वक्त हमारे मगरबी महाज पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं, हमारे मशरकी महाज पे भी ऑपरेशन चल रहे हैं, और ये कॉस्ट है उस अमन की, उस पीस की, स्टेबिलिटी की जो आप और मैं, हम सारे यहाँ पे इस वक्त इसमें मौजूद हैं, जिसमें मौजूद है, वो ये सब ये शहादतें हैं जी। और ये 1971 की शहादत यहाँ से शुरू हुई है सर जी। और ये जितने शोध हैं ये सब उनके नाम आ रहे हैं, आप लोग देख लें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, इतने नाम यहाँ पर मौजूद हैं। ये वॉल मौजूद है और एक वॉल में तकरीबन सर कितने नाम होंगे? मैं सर 1000 से ऊपर तो मेरे ख्याल से चलेंगे होंगे मेरे ख्याल से सर, ऐसे ही ना सर, ये लगातार ये वॉल चल रही है, ये 71 की वॉल चल रही है अभी तक, और मजीद आप आगे हैं, ये देखें, ये देखें, ये 71 की वॉर चली है, और 71 की वॉर फिर यहाँ पर आके आपको लगा कि वॉर खत्म हो गई, तो 1972 ये लिखा हुआ है, 1972 से फिर मजीद जितने हमारे शोहदा हैं उनकी फिर 1973 तक, यानी ये लगातार वॉल चल रही है सर। ये सामने जो वॉल है, यानी कि हर साल हमारे शहीद हो रहे हैं, हर साल हमारे शोहदा हैं, और उनकी तादाद सर मेरे गिनने में नहीं आ रही है। अब यहाँ पे 1989 है, 1990 है, ऐसे ही ब्रिगेड साहब जी बिल्कुल 91 है। ये मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये देखें, जो ये लोग समझते हैं या जो ये लोग कहते हैं कि आर्मी ने सिर्फ 2 जंगें लड़ी हैं और बस वो जंग लड़के भूल चुके हैं जंगें कैसे लड़ते हैं, तो देख लें जनाब, ये सबूत है, ये उन लोगों के जुनून का सबूत है जिनका लहू इस वतन की मिट्टी में इस वक्त मौजूद है, कि उनका लहू यहाँ की बुनियाद बनाया और स्ट्रक्चर हम है कि हम वहाँ पे खड़े हैं, हम वहाँ पर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये दोनों तरफ आप जो गैलरी देख रहे हैं ये शोहदा की गैलरी है, और ये 1947 से लेके सर 2025 तक, अभी तक 2024 तक हम हर साल 23 मार्च को इस लिस्ट को अपडेट करते हैं। 23 मार्च को जब फाइनलाइज हो जाते हैं, क्योंकि उसमें इनको कुछ को गैलेंट्री अवार्ड्स मिलते हैं, किसी को सितारा जुरत मिलता है, तमगा बिसालत मिलता है, तो जब उनके गैलेंट्री अवार्ड्स फाइनलाइज हो जाते हैं फिर हम इकट्ठे नाम GHQ से लेके फिर वो हम उस साल के नाम सारे हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं, फिर हम यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। अच्छा सर, ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जी, स्टाफ की जो गैलरी है सारी वही है, और ये शुरू हो जाती है 1947 से, जब जनरल सर फ्रैंक वाल्टर मिस्ट्री यहाँ पर मौजूद थे, मतलब वो थे, आपने बताया था, थोड़ी सी हमारी डिस्कशन होती है वो अंदर जाके कर लेंगे। लेकिन उसके बाद सर बड़े जो मेन नाम आए हैं वो अयूब साहब का नाम रहा है, वो याया साहब का नाम रहा है, और ज़िया साहब का नाम रहा है, मुशर्रफ साहब का नाम रहा है, फिर क्यानी साहब भी हमने अपनी होश में देखा है, फिर हमने राहिल साहब को अपनी होश में देखा है, फिर अभी कमर साहब के बाद हम फील्ड मार्शल साहब को देख रहे हैं। आप मुझे सर ये बताएं, आपने एक आर्मी में वक्त गुजारा है, आप माशाल्लाह ब्रिगेडियर इस रैंक में मौजूद है, अल्लाह ताला आपको और तरक्की अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इनमें अयूब साहब के बारे में अगर मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, ऐसा कौन सा काम था या कारनामा था कोई एक जो मुफाद आमा के लिए एक हो और एक फोर्स के लिए हो, कोई ऐसी खास बात इनकी क्या थी? फिर मैं याया साहब की पूछूंगा। देखिए अयूब साहब के टाइम पे तो सब, अगर आप जंगी महाज पे देखें तो 1965 की जब जंग हुई, राइट सर, तो उस वक्त चीफ वही थे, और जो 1965 की वॉर में जो पाकिस्तान आर्मी की जो परफॉर्मेंस थी और अपने से 4-5 गुना बड़े दुश्मन को जिज करना, उसमें तो मेन रोल तो लीडरशिप का था, राइट सर। सबने लड़ी, ट्रुप्स ने लड़ी, सोल्जर्स ने लड़ी, लेकिन लीडरशिप, क्रेडिट तो लीडरशिप को जाता है डेफिनेटली। तो वो इनका मेन, एक तो देखें आप, सबसे बड़ा इनका जो वो वाला रोल था जंग के 65 के दरमियान में, 65 ठीक है। और फिर मुफाद आमा के हिसाब से देखें तो इनके दौर में पाकिस्तान में तरक्की हुई, इंडस बेसिन वाटर ट्रीटी, अच्छा जी,
उनके टाइम पे हुआ। जो पानी का मसला चलता रहा हमारा इंडिया के साथ, उसका भी देखिए रेजोल्यूशन उस टाइम पे हुआ। वो सिंतास मुआहिदा भी कहते हैं सर, वो उसी में शामिल था। डैम्स बने, वो जो डैम्स हैं वो आज तक हम उन डैम्स को फायदा उठा रहे हैं। उसका शुक्रिया हम अयूब साहब को कहेंगे। अयूब साहब को बहुत शुक्रिया। उस वक्त हम याया साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, याया साहब के टाइम पे 71 वॉर हुई और ये उस टाइम थे, ऑल्दो वो बड़ा टफ इन्वायरमेंट था और उसमें हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना था पाकिस्तान आर्मी को और मुश्किल वक्त था। और दोनों विंग्स जो है, ईस्टर्न विंग वेस्टर्न विंग जो है वो डिवाइडेड था। बिल्कुल सर, तो खलफशार था, बट बहुत मुश्किल टाइम में उन्होंने अपना काम किया। ठीक है। और उसमें मफाद आमा को लेकर हम बात करें सर, उसमें क्या शामिल थी? मफाद आमा के लिहाज से तो उनका इतना वो, क्योंकि ज़्यादा जंग के टाइम पे ही उनका रहा सिलसिला, तो ज़्यादा रोल तो उसमें था उनका। यानी हमारी फोर्सेज ने जो भी काम किया वो इनकी सरपरस्ती में, सिर्फ इनका ध्यान सारा उसी मामला में कि हमने जंग को संभाला। उसके बाद सर मेन नाम आया था ज़िया साहब का, कि ज़िया साहब का दौर भी बहुत, अक्सर लोगों के मुंह से मैं आज सुनता हूँ, बताओ जर्नलिस्ट से मैं किसी से बात करूँ ना तो मैं कभी पूछता हूँ ना कि अगर तारीख में किसी का दौर बहुत अच्छा था तो वो किसका था, तो लोग कहते हैं ज़िया साहब का दौर बहुत अच्छा था। क्या वजह थी इसकी सर? देखिए, जनरल ज़िया के टाइम पे जो हमारा दिफा था पाकिस्तान का, उसमें बड़े मेन काम हुए। जो हमारा जोहरी प्रोग्राम था वो सारा उन्हीं के टाइम पे चला और उसमें जो मजबूती आई, जो हमने आइटम तैयार किए वो इसी दौर में था और इनकी तरफ से पूरी सपोर्ट मिली, पूरी सपोर्ट रही उस वक्त सर। हालांकि इंडिया की बड़ी नजर हुआ करती थी हम पे, वो भाने से वो सुपर पावर्स को बताया भी करती थी गालिबन कि जी वो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन हमने तो अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि हमें तो कुरान कहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि फील्ड मार्शल साहब की भी एक डिबेट है, बल्कि कुरान की आयत है कि अपने आप को दुश्मनों के लिए तैयार रखो, तो हमने तो तैयार रखना ही रखना है। तो ज़िया साहब का सारा फोकस वहाँ था, यानी कि क्रेडिट ज़िया साहब को जाता है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, एटमी ताकत बनाने में। राइट। और फिर जिस तरीके से सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पे जब हमला किया, राइट सर, तो उसका डायरेक्ट थ्रेट पाकिस्तान को, क्योंकि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में जब आया था तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के लिए तो नहीं आया था, उन्होंने गर्म पानियों तक आना था, तो उसके लिए अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान भी आना था। अच्छा। उन्होंने फिर अफगानियों की और अफगान मुजाहिदीन की मदद की उस जंग को लड़ने में, और फाइनली सोवियत यूनियन को वहां से पसपा होना पड़ा। तो अगर सोवियत यूनियन आ जाती सर, अगर हो जाता तो हमें क्या नुकसान हो सकता था? सोवियत यूनियन तो मिलिटरीली आ रहा था ना, वो अच्छा। एक गासिब की हैसियत से आ रहा था। अच्छा। तो वो अफगानिस्तान पे उन्होंने जो हमला किया था, जी सर, उन्होंने उसी तरह उन्होंने आगे उसके बाद अफगानिस्तान के बाद फिर राइट सर पाकिस्तान पे भी हमला करना था, तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेट था। तो वहां पर हमें फिर इस प्लान से खेलना पड़ा। बड़े थ्रेट के साथ उन्होंने उसका मुकाबला किया और लीडरशिप सारी उन्होंने प्रोवाइड की। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ये हम लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान की फायदे आमा के लिए मामला थे सर। उसके बाद मुशर्रफ साहब, ये दौर तो मैंने भी देखा हुआ सर। मुशर्रफ साहब के दौर में जितना मैं समझता हूँ, जितना मैंने देखा है, तो मुल्क में जो सरमायाकारी आई थी, ये मैंने देखा है, वो आई। बैंकिंग को बड़ा फ्रोग मिला, मीडिया इंडस्ट्री को बहुत फ्रोग मिला, कि कोशिश की ही की गई कि अवाम को हर चीज में रिलैक्स कर दिया जाए, जो हमने देखा। लेकिन आप क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब के बारे में? बिल्कुल, तजुर्बा आपने खुद बताया कि इनके टाइम पे भी हमारे कुछ ऑपरेशनल चीज़ें ऐसी हैं जो अभी मैं इधर बता भी नहीं सकता, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, जो उनके टाइम पे हुई, राइट, वो हमें पता है, राइट, ठीक है। कुछ कॉन्फिडेंशियल होती है, ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। मतलब जो ज़िया का काम था, जल ज़िया का काम, उसको इन्होंने पाया तकमील तक पहुंचा, मजीद आगे की तरफ वो लेकर के उसको फाइनली उधर तक ले गए। बाकी इकोनॉमी और डेफिनेटली मीडिया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल सर, जितने मीडिया चैनल्स हैं और सारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो बूम आया था पाकिस्तान में, उन्हीं के टाइम ये हमने तो देखा है। मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है, मेरी शायद अगर बात किसी को बुरी लग जाए वो अलग बात है, लेकिन हमने देखा है कि जो बूम मीडिया में आया था वो मुशर्रफ साहब के दौर में ही आया था। जितनी आज़ादी मीडिया में मुशर्रफ साहब के दौर में मिली, उसमें मुझे नहीं लगता वो आज है या पहले या कभी थी। आई थिंक राहील साहब के बारे में क्या कहेंगे? जी, जनरल राहील के टाइम पे आपको पता है बड़े हमारे कामयाब जो ऑपरेशंस हुए हैं जो वेस्टर्न बॉर्डर पे, ऑपरेशन जो ज़रब था, जी, तो उसमें बड़ा उनका मेन रोल था। और कियानी साहब बीच में चुके रह गए, मैं पहले कियानी साहब का जिक्र होना था, मेरे ख्याल से कियानी साहब के कुछ ऐसे मामला थे जो आगे चल गए, राहील साहब ने भी उसको कियानी के टाइम पे एक्चुअली हमारे जो मेन ऑपरेशंस थे, हाँ जी, जो हमारे ऑपरेशन राह रास्त था, ऑपरेशन राह निजात था, फिर ऑपरेशन शेर दिल, तो ये मेन ऑपरेशन जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे हुए वो जनरल कियानी के टाइम पे शुरू हुए। और उनका जो कॉन्सेप्ट था और उन ऑपरेशंस को करने का अंदाज था, इसमें सिविल पॉपुलेशन को बचाना था और सिर्फ टेररिस्ट को के पीछे जाना था, वो सारा जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो जनरल कियानी के टाइम पे। और जहाँ पे टेररिस्ट के पास खुद बहुत टेक्नोलॉजी मौजूद है कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सर इनके अगर हम पीछे देखें, अगर हम पीछे तमाम जर्नैलों को देखते हैं जो हमारे चीफ रहे हैं, उनमें से अगर हम इनमें वक्त देखें, बाजवा साहब तक मैं आ जाता हूँ, तो हम लोग कौन सा वक्त सबसे बेहतर समझते हैं, यानी टफ टाइम किसको मिला है, ज्यादा मुश्किल वक्त इनमें से किसको मिला है संभालने के लिए? में इन सबको मिला है। अच्छा, आप क्योंकि हर एक के अपने टाइम पे अपने चैलेंजेस हैं और ये बहुत चैलेंजिंग काम है।
और हर एक अपने टाइम के चैलेंजेस से नंबर आजमा होता है। बिल्कुल ठीक। और ज़ाहिर है अल्लाह ताला, आपने जैसे सुना, जी सर, पता है आपको कि अल्लाह ताला आपके कंधों पे उतना बोझ डालते हैं जितना आप उठा और सकते जितना आप उठा सकें। हैं। तो इन सब के ऊपर अल्लाह ताला ने उतना बोझ डाला, इनके ऊपर चैलेंजेस थे और ये उनसे बखूबी और बतरीके एहसन उनसे जबरदस्त माहौल। फील्ड मार्शल साहब पे आ जाते हैं। जी बिल्कुल। इस वक्त तो मतलब जो मेरे ख्याल से मिला था जनरल यूसुफ साहब को मिला था फील्ड मार्शल का, जी ठीक है। उनके बाद आसिम मुनीर साहब को मिला है ये। जी आसिम मुनीर साहब के साथ तो आपने काम भी किया हुआ है। जी बिल्कुल। मुझे कोई आसिम मुनीर साहब की ना, मैं फौजी बात नहीं पूछूंगा, मुझे कोई ऐसी अच्छी बात बताएं कि जो वो आवाम के लिए सोचते भी हो, या आपकी बात भी हो, या अपनी फोर्सेस के लिए सोचते हो, जी वैसी कौन सी खास बात होगी जो फोर्स को सबसे पहले देखते हो, जी फौज का मोराल बढ़ाने में, फौज की इज्जत बढ़ाने में? बिल्कुल। क्या समझते हैं आप? आपने क्या देखा उनमें? देखिए वो बहुत फोकस्ड है, हम्म उनकी जो अप्रोच है वो, और बहुत क्लियर हेडेड है। हम्म उनको बिल्कुल क्लियर है कि उन्होंने क्या करना है, हम्म और उसको वो फिर बड़ा पैशन के साथ उसको परसू करते हैं। हम्म और आप देख लें जिस तरीके से ऑपरेशन ये जो था मार्का हक, जी, मार गए जी, उनके टाइम पे आया। जी, और ऑपरेशन बनियाल महसूस, हम्म ये उनके टाइम पे हुआ, बहुत बड़ा चैलेंज था। और किस तरीके से उस ऑपरेशन को किया गया, हम्म और पाकिस्तान की लीडरशिप ने कितनी कितनी बहादुरी के साथ हम्म और कितनी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ उस सारे ऑपरेशन को पाया तकमील तक पहुंचाया। और मुझे लगता है जितना टफ टाइम आसिम साहब को मिल रहा है, जी, मेरे ख्याल से किसी और को नहीं मिल रहा अभी। पहले, इससे पहले किसी को नहीं मिला। चैलेंजेस देखिए, चैलेंजेस आज ज़्यादा के हैं। चैलेंजेस, आज के जो चैलेंजेस हैं वो मल्टी डायमेंशनल चैलेंजेस, बिल्कुल। वो हमजहती चैलेंजेस हैं। और वो संभाल रहे हैं उनको। जी। दुनिया कह रही है इस वक्त, दुनिया हमें देख रही है। जी। आप देख लेंगे कि दुनिया में, जिस आपने एक वॉर मुझे पहले दिखाई थी कि हम लोगों ने यूएन के लिए भी बहुत काम किया। जी मुझे लगता है कि इस वक्त यूएन जितना पाकिस्तान की आर्मी पे भरोसा करिए, शायद ही किसी और जी मुल्क की आर्मी पे भरोसा कर रही होगी। ऐसे ही सर, जी ये पीछे मैं देख रहा था, मैं चाहता हूँ मैं ब्लॉग के एंड में, ब्लॉग का एंड होने वाला है, मेरे इस वीडियो का एंड होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद बड़ी दिलचस्प चीज़ें आने वाली हैं। ब्रिगेडियर उमर साहब ने खास टाइम निकाला है हमारे लिए, उनकी बहुत मेहरबानी है। वाकई इस म्यूजियम में वो कुछ आप देखने वाले हैं जो शायद आप देखने के बाद, अगर यहाँ पे कोई 50 लोग आते हैं ना, मिसाल दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर, तो मैं कहता है 1 घंटे के अंदर यहाँ पे 500 लोग मौजूद होंगे। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है सर। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये क्या स्ट्रक्चर है, आर्मी स्ट्रक्चर इसको लिखा हुआ है, इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अभी है क्या? जी, ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है जो हमारे विजिटर्स आते हैं, जो जिनको आर्मी का ज़्यादा नो हाउ नहीं होती, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, ताकि उनको आसानी हो समझने के लिए कि आर्मी ऑर्गेनाइज किस तरीके से है, राइट, ताकि वो इसको देखें और वो समझ पाएं। ठीक है। तो अगर आप इसको देखें तो सेंटर में आपको देखें नज़र आ रहा है जनरल हेडक्वार्टर्स। राइट, तो जनरल हेडक्वार्टर जो है ये नर्व सेंटर है, जहाँ Okay. से सारी चीज़ GHQ से कंट्रोल होती है पूरी आर्मी। अच्छा अब इसके आगे ये जो ग्रीन कलर में आपको वो सब्ज रंग में नज़र आ रहा है सारा, जी, ये जो सेगमेंट है, ये ऑपरेशन फॉर्मेशन है, कॉप्स है। ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की आगे तफसील है कि ऑपरेशनल फॉर्मेशंस में सबसे बड़ी जो है वो कोर होती है, कोर के नीचे फिर डिवीजन्स होते हैं, उसके नीचे ब्रिगेड है, बटालियन है, सेक्शन आगे है। कंपनी है, प्लटून है और सेक्शन है। सर मैं चाहूंगा जो देखने वाले हैं उनको आसान लफ्जों में आप क्या बताएंगे कि जनरल ये जो OF है ये क्या है, जी, कॉप्स क्या है, डिवीजन क्या है, ब्रिगेड क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा बता दें, ये क्या करते हैं? ऑपरेशनल फॉर्मेशन जो होती हैं ये बेसिकली जंगी यूनिट होता है, जिसका काम जंग लड़ना या ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, तो उसमें कोर भी है, राइट, जिसको कोर कमांडर कमांड करते हैं, जो एक 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं। उसके नीचे फिर डिवीजन्स हैं, जिसको एक मेजर जनरल कमांड करते हैं, ठीक है, जो 2 स्टार जनरल हैं। ठीक है, उनके नीचे डिवीजन के नीचे फिर ब्रिगेड्स होते हैं, ठीक है, जिसको ब्रिगेड कमांडर या एक ब्रिगेडियर कमांड करते हैं। ओके, उसके बाद ब्रिगेड के नीचे फिर बटालियन आ जाती है, Right, जिसका कमांडिंग ऑफिसर एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, ओके, CO जिसे कहते हैं। राइट सर, और फिर आगे उस CO के नीचे फिर कंपनीज होती हैं, जो मेजर्स जिनको कमांड करते हैं, जो Right, कंपनी sir. कमांडर होते हैं, जिस तरह Okay. मेजर शबीर शरीफ का हमने जिक्र किया, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, कंपनी कमांडर थे, अपनी कंपनी कमांड कर रहे थे। एग्जैक्टली, मेजर अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर, वो अपनी कंपनी कमांड कर रहे थे, ओके, जी, बरकी के महाज पे। तो ठीक है। वो अपनी जंग लड़े थे वहाँ पे, बीइंग अ कंपनी कमांडर। ठीक है। और एक कंपनी के नीचे कितने सर सोल्जर्स मौजूद होते हैं? एक कंपनी में तकरीबन 125 से 150 के दरमियान ग्रुप्स होते हैं। मतलब एक मेजर साहब अगर कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके नीचे कैप्टन कितने होते हैं सर? उनके नीचे जी 3 कैप्टन होते हैं, 3 कैप्टन होते हैं, कैप्टन या लेफ्टिनेंट, वो जो आगे उनके प्लेटून कमांडर्स होते हैं। ठीक है। और फिर कैप्टन के बाद उसके बाद फिर सेक्शन आ जाता है, राइट सर, जी। सेक्शन जो कमांडर होता है वो एक NCO होता है, राइट सर, जो हवलदार होता है, ओके। ठीक और है। हवलदार के बाद फिर एक, वो फिर उसके नीचे 10 सोल्जर्स होते हैं। अच्छा सर, ये सब कुछ हमने देख लिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आपने जो ग्रीन था। अगर इसको थोड़ा सा रेड के बारे में थोड़ा सा बता दें और ब्लू के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, क्या है सर? आर्म एंड सर्विसेज मेजर ब्रांचेस, ये क्या है? मेजर ब्रांचेस हैं जो GHQ की ब्रांचेस हैं, Right, sir. जनरल हेडक्वार्टर जो GHQ है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह है। उसमें डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनका काम इन्हीं फॉर्मेशंस को, जो लड़ने वाली फॉर्मेशंस हैं, जो ऑपरेशनल फॉर्मेशंस हैं, उनको सपोर्ट करना। फैसिलिटेट अब वो डिफरेंट ब्रांचेस का डिफरेंट काम है।
ठीक है बहुत सर। सारी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे दी है कि जीएस ब्रांच है, लॉजिस्टिक्स ब्रांच है, हम्म। आर्म्स ब्रांच है, एजुटेंट जनरल्स ब्रांच आर्म सर्विसेज भी वही चीज में आते हैं। इसी तरह आर्म्स एंड सर्विसेज हैं कि इनमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्हीं का हिस्सा है ऑपरेशनल फॉर्मेशंस का। हर फॉर्मेशन के अंदर इन्फेंट्री का कंपोनेंट भी है जो पैदल फौज है, आर्मर का कंपोनेंट है जो टैंकों वाली फौज है, इसी तरह आर्टिलरी जो तोप खाना है वो भी मौजूद है। तो ये डिफरेंट, इसी तरह कॉम्बैट एविएशन है, वो डिफरेंट आर्म्स एंड सर्विसेज। सर ये जितना स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये हम प्रैक्टिकली यहाँ पर मौजूद है हमारे पास म्यूजियम में देखने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, ऐसा ही है? सर हमने बाहर देखा, आपने टैंक्स देखे तो वो आर्मर का है, फिर आपने हेलीकॉप्टर्स देखे वो Right. एविएशन का हिस्सा है, अंदर हमारे जो सोल्जर्स हैं वो इन्फेंट्री का हिस्सा है। तो ये, और आपने तो रियल टाइम अंदर आपने हीरोज बिल्कुल अपनी वो डिटेल्स देखी बिल्कुल है। सर, वो डिटेल अभी हमने देखी लेकिन पब्लिक ने नहीं देखी। इनको हम दिखाना चाहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपको दोबारा में वक्त चाहिए होगा जी। ताकि हम जब दोबारा आए हम वहाँ पर फिजिकली तौर पर मौजूद हो के प्रैक्टिकली तौर पर वो दिखाएं। और ये भी हो सकता है कि उस दिन पब्लिक भी हमारे साथ, हम उनको भी अपने साथ मिलाएंगे, उनसे भी पूछेंगे जी आप यहाँ पर आके क्या देख रहे हैं, क्या देते हैं, क्या सीख के जाते हैं, क्या समझ के जाते हैं। तो सर इसको हम अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं। अभी के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे। थैंक यू। ब्रिगेडियर उमर साहब का बहुत शुक्रिया कि हमारे साथ मौजूद थे, अभी अपने इस ब्लॉग में भी मौजूद थे। लेकिन अगले ब्लॉग का आपने वेट करना है, अगली वीडियो का आपने वेट करना है, क्योंकि अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली तौर पे आपको वो सब कुछ दिखाने वाले हैं, बताने भी वाले हैं कि किस तरीके से हमारी जितने भी सोल्जर हैं, हमारी फोर्सेस है, ये जब महाज पे मौजूद होती है तो किन किन मुश्किलात का इन्हें सामना भी करना पड़ता है और किस तरीके से पीछे इन्हें बैकअप सपोर्ट भी मिल रही होती है। क्योंकि उनका जुनून है तो हम हैं, तो यही मेरा जुनून है। और मेरे जुनून के इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगली वीडियो तक का इंतजार कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।